चलो अब ध्यान दो, टॉपिक क्या है, चलो ध्यान दो, टॉपिक क्या है, क्लोनिंग फैक्टर। ठीक, क्लोनिंग फैक्टर टॉपिक है। ठीक, इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे लोग, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे लोग, इससे पहले जितना स्टेप था वो हम लोग जान गए थे लोग कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर से सेल्स को निकालो, फिर उसके अंदर से उसके डीएनए को एक्सट्रैक्ट करो, फिर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से उसको कट करो, फिर उस फ्रेगमेंट को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के हेल्प से साइज के हिसाब से उसको सजा दो, फिर उसके बाद से अपना डिजायर जीन उसमें से निकाल के क्या करो, पीसीआर करो, उसका कॉपी बनाओ। ठीक, जब कॉपी वॉपी बन जाए उसके बाद क्या करना है हमको, अब जो मनचाहा जीन हमारा मिल गया है, अब उसको क्या करना है, किसी होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करना है। अब होस्ट के अंदर जाने के लिए उसको क्या चाहिए, व्हीकल चाहिए, मतलब कोई सहारा चाहिए जाने के लिए। कोई एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए ना, जस्ट लाइक दैट। अब वो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसका कॉपी हम लोग को करना है, जिसका कॉपी बनाना है, बहुत सारा चाहिए हम लोग को मार्केट में निकालने के लिए, तो वो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है अब वो हम लोग को ज़्यादा नंबर में चाहिए। तो ज़्यादा नंबर में चाहिए तो फिर उसको क्या करेंगे, किसी एक दूसरे प्लाज्मिड पे या दूसरे के डीएनए पे उसको क्या करेंगे, प्लाज्मिड पे अटैच करवा के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है, हम जानते हैं, स्टिक एंड बनेगा या ब्लंट एंड बनेगा तो, और फिर उसको किसी होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो आगे का प्रोसेस होगा। तो अब इस प्रोसेस में पढ़ना है कि वेक्टर, जो वेक्टर है जिसके ऊपर अपना मनचाहा जीन हम लोग अटैच करवाएंगे, वो वेक्टर कैसा होना चाहिए, वो वेक्टर कैसा होना चाहिए, कि देख के ही ना सारे चीज़ करेंगे। मान लो आपको किसी गाड़ी से जाना होता है तो आप देखते हैं ना, ट्रेन से जाना है तो ट्रेन देखते हैं ना कि ट्रेन सही टाइम पे पहुंचाता है कि नहीं, लेट करने वाला ट्रेन नहीं ना है, कितना बजे वहाँ पहुँचाएगा, हमको काम कितना बजे है, सारा कुछ देख के फिर उस ट्रेन में बैठ के जाते हो। तो अगर तुम अपना मनचाहा जीन, अपना मनचाहा जीन किसी होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करना, इतना मेहनत से मनचाहा जीन मिलता है, उसके लिए पहले आइसोलेशन करो, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करो, एंडोन्यूक्लियस से कट करवाओ, फिर पीसीआर करो, इतना टेक्निक करने के बाद अब हमको अपना फ्रेगमेंट मिलता है। तो उस फ्रेगमेंट को अब ऐसे ही व्हीकल पे बैठाओगे जो सही से ट्रांसपोर्ट करके होस्ट तक ले जाए और हमारा कॉपी भी हो सके, क्योंकि होस्ट का इंट्रोड्यूस करना है क्योंकि कॉपी हो सके ना। मान लो मलेरिया हमको हो गया है तो कैसे मलेरिया हुआ होगा, बहुत सारा कारण है, लेकिन एक सबसे मेन कारण क्या होता है मलेरिया होने का। मान लो किसी दूसरे शख्स को मलेरिया है तो उसके अंदर मलेरिया पैरासाइट्स है, उसको फीमेल एनाफिलस मस्किटो अगर कट करेगी तो उसके अंदर उसके ब्लड स्ट्रीम से उसके अंदर वो मलेरिया वाला पैरासाइट चला जाएगा। अब वो फिर हमको कट करेगी तो फिर उस फीमेल के अंदर जो मलेरिया पैरासाइट था वो हमारे अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो वो जो मलेरिया पैरासाइट्स है उसके लिए वेक्टर का काम कौन की, ये फीमेल मॉस्किटो। अब मेरे अंदर इंट्रोड्यूस हो गया, अब मेरे अंदर वो जो मलेरिया पैरासाइट्स था उसका क्या बनना शुरू होगा, कॉपी बनना शुरू होगा। एक पहले मान लो 1-2 इंट्रोड्यूस हुआ होगा, 2 से 4, 4 से 8 से 16, धीरे धीरे बॉडी में बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे बढ़तेगा मेरी सिम्टम होते जाएगी वैसे। ठीक, बुखार आना शुरू हो जाएगा, हेडेक आना शुरू हो जाएगा, ठीक, इन द केस वॉमिटिंग आना भी शुरू हो जाएगा। तो वही है वेक्टर। तो यहाँ वेक्टर के बारे में जानना है कि भाई हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट कैसे वेक्टर पे रिकॉम्बिनेंट कराएं कि वो अच्छे से जाके किसी सेल के अंदर जाए तो कॉपी बनाए, क्योंकि कॉपी ही ना चाहिए हम लोग को, कॉपी ही ना करना है। तो देखो यहाँ 2 चीज़ होता है, हम जो वेक्टर ढूंढ रहे हैं वो अगर किसी होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करें तो होस्ट तो रिप्रोड्यूस करेगा ही, तो कॉपी बनेगा ही, साथ साथ वेक्टर भी रिप्रोड्यूस करता है वो डीएनए लेके। मतलब कि मानो अगर ये कोई ऑर्गेनिज्म है और ये उसका डीएनए है मान लो, ठीक, और ये हमारा उसके अंदर का मान लो प्लाज्मिड है, ठीक, और इस प्लाज्मिड में अपना मनचाहा जीन हम लोग ऐसे अटैच करवा दें, ठीक है। ये हमारा हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यस और नो हो गया। यहाँ अब 2 क्राइटेरिया होता है। पहला होता है कि अब ये ऑर्गेनिज्म अब 2 में डिवाइड करेगा तो 2 हुआ, और ये फिर 2 में डिवाइड हो गया, तो 1 से 2 मिल गया हमारा मनचाहा जीन, यस और नो मिल गया। एक ये होता है।
दूसरा क्या होता है, ये जो प्लाज्मिड अंदर था जिसका साथ हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये भी अंदर डिवाइड करता है, ये भी डिवाइड करने वाला होता है। तो अगर ये अंदर 2 डिवाइड हो गया, मानो ये भी डिवाइड करने वाला हो और अंदर 1 से 2 में हो जाए, अंदर 1 से 2 में हो जाए, अब मान लो 2 में डिवाइड कर गया, तो अब हमारा एक ही ऑर्गेनिज्म में अब मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 2 हो गया। अब ये जो होस्ट है अब ये रिप्रोड्यूस करेगा, तो अब कितना मिलेगा हम लोग को, 4 मिल जाएगा कि नहीं, 4 जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा कि नहीं, मिल जाएगा, यस और नो। मतलब कि यहाँ ये बताया कि वेक्टर के लिए हम लोग को क्या चाहिए, या तो किसी ऑर्गेनिज्म का प्लाज्मिड लेते हैं, ठीक, पहले देख लो, मेरे को समझ लेना फिर से, पहले तो वेक्टर के बारे में एक लाइन देख लो। वेक्टर क्या है, तो वेक्टर्स आर द डीएनए मॉलिक्यूल्स दैट कैन कैरी अ फॉरेन डीएनए सेगमेंट इनटू अ होस्ट सेल। वेक्टर किसको बोलते हैं, तो वेक्टर एक ऐसा डीएनए का मॉलिक्यूल है जो कि हमारा फॉरेन डीएनए किसको बोलता है, जो कि जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जिसका कॉपी हम लोग को बनाना है, वो फॉरेन डीएनए वेक्टर अपने डीएनए के ऊपर लेकर जाता है, किसके अंदर, होस्ट के अंदर लेकर जाता है, किसके अंदर जाता है, होस्ट के अंदर लेकर जाता है। तो ये जो फॉरेन डीएनए वो कैसे मिला, वो तो पता चल गया हम लोग को कि उसके लिए आइसोलेशन किए, पीसीआर किए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किए, इंडोन्यूक्लियस से कट किए, तो हमारा फॉरेन डीएनए हमको मिल गया। वेक्टर का डीएनए कैसे हम लोग को निकालते हैं, तो हम बताए थे वेक्टर का डीएनए जो होता है वो 2 तरह का हो सकता है, या तो प्लाज्मिड होगा या तो बैक्टीरियोफेज होगा। प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड किधर से निकलता है, बैक्टीरिया से निकलता है, कहाँ से निकलता है, बैक्टीरिया से निकलता है। और बैक्टीरियोफेज क्या है, एक तरह का वायरस है जो कि किसको इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। नाम बैक्टीरियोफेज है लेकिन है क्या, वायरस है, ठीक। और प्लाज्मिड क्या है, हम जानते हैं प्लाज्मिड एक सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो कि कहाँ मिलता है, हमारे बैक्टीरिया के अंदर मिलता है। प्लाज्मिड कहाँ मिलता है, प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर मिलता है। और बैक्टीरियोफेज क्या है, एक तरह का वायरस है। तो बैक्टीरियोफेज के अंदर भी हमारा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मिलता है, और प्लाज्मिड क्या है, वो बैक्टीरिया के अंदर मिलता है। तो मान लो ये अगर बैक्टीरिया है तो उसके अंदर का डीएनए ये है, वो सारा काम करा रहा है, लेकिन बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसको क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। वो बैक्टीरिया को बाहर के इन्फेक्शन से बचाता है, समझ में आ गया, बस उसका काम वही है। और ये अंदर, और ये जो प्लाज्मिड है ये अंदर अपने आप को रेप्लिकेट भी कर सकता है, मतलब बैक्टीरिया के अंदर 1 से ज़्यादा भी प्लाज्मिड हो सकता है, 1 से 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। मान लो एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके बॉडी के अंदर प्लाज्मिड डिवाइड करने वाला है। अब मान लो इसके प्लाज्मिड में अगर हम अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए करवा दें, अटैच करवा दें फॉरेन डीएनए, और ये इंट्रोड्यूस कर दें बैक्टीरिया के सेल के अंदर, तो क्या कॉपी बनाएगा कि नहीं बनाएगा, अपना बनाएगा ना। मान लो मेरे अंदर एक ऐसा इन्फेक्शन हो जाए वायरस का, मान लो जैसे कि मान लो एड्स हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, मान लो कि ऐसा इन्फेक्शन हो जाए मेरे अंदर, तो वो जो इन्फेक्शन हुआ वायरस का वो मेरे अंदर फैला ना, वायरस फैल गया मेरे अंदर, तो फैला ही वायरस। साथ साथ अगर हम जो प्रोड्यूस किए बेबी उसके अंदर भी वो चला गया, तो जो रिप्रोडक्शन हुआ वो अब मेरे अंदर मान लो हजारों की संख्या में होगा, और हम एक रिप्रोड्यूस कर दिए बच्चा, अब उसके अंदर भी तो अब हजारों की संख्या में होगा, तो उस वायरस का कॉपी बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा ना। मान लो मेरे अंदर वो वायरस सिर्फ एक ही कॉपी बनाता अपने आप का, एक ही वायरस मेरे अंदर अटैक करता और एक ही रहता मेरे अंदर, तो जो मेरा प्रोड्यूस होता ऑफ स्प्रे उसके अंदर भी एक ही वायरस रहता, यस और नो। लेकिन वो वायरस जो मेरे अंदर इंटर किया वो क्या था, डिवाइड करने वाला, क्या था, डिवाइड करने वाला। जब मेरे अंदर इंटर किया तो एक इंटर किया, मान लो 2 इंटर किया, वो डिवाइड करते करते हजारों की संख्या हो गया मेरे बॉडी में। अब मेरे से अगर कोई दूसरा ऑफस्प्रिंग रेडी होगा तो उसके अंदर भी तो हजारों की संख्या में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कॉपी हुआ ना। तो 2 तरह से कॉपी हुआ, मेरे अंदर तो कॉपी हुआ ही, साथ साथ में रिप्रोड्यूस किए तो भी कॉपी हो गया। तो प्लाज्मिड के साथ साथ यही फंक्शन है, प्लाज्मिड अपने में भी रिप्रोड्यूस करता है, और जब पूरा बॉडी रिप्रोड्यूस करता है तो रिप्रोड्यूस करता ही करता है। तो प्लाज्मिड मान लो 1 था, 1 से 2 बन गया, अब ये पूरे बॉडी रिप्रोड्यूस हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, एक बॉडी से 2 बॉडी बना, 2 बॉडी में अब 2 प्लाज्मिड बन गया, यस और नो, बन गया, क्योंकि प्लाज्मिड
रिप्रोड्यूस कर रहा है अंदर भी। तो ऐसे देखे तो हमारा मन चाहा जीन कितना मिल गया, एक इंट्रोड्यूस किया तो एक से कितना मिल गया, 1 2 3 4 5 6 मिल गया। ठीक, तो ऐसे करके हमारा मन चाहा कॉपी, जितना कॉपी बनाना चाहे हम लोग को बन सकता है। इसलिए किसी होस्ट के अंदर और प्लाज्मिड के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। तो प्लाज्मिड क्या समझ में आ गया, बैक्टीरियोफेज क्या समझ में आ गया, दोनों के चीज़ों को यूज करते हैं हम लोग अपना डीएनए अटैच करवाने के लिए। ठीक, अब ये देखो, ये एक आर्टिफिशियल वेक्टर है PBr322। क्या है ये? आर्टिफिशियल वेक्टर है। इसको आर्टिफिशियली बनाया गया है ये वेक्टर कि इसके अंदर आप अपना कि कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर अटैच करवा के किसी भी होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जहां आपका बहुत अच्छे से कॉपी बन जाए, वो मरेगा नहीं, आर्टिफिशियली। क्यों है ये आर्टिफिशियल, क्या क्या इसके अंदर खूबी है? तो फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग फैक्टर कब बना था? 1977 में बना था। 2 क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक, उसका भी क्वेश्चन आता है। ये क्या है? फर्स्ट क्लोनिंग फैक्टर है, तो कंफ्यूज नहीं होना। कौन बनाया था? बॉलिवर एंड रॉड्रिगेज ने, 2 साइंटिस्ट ने बनाया था फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग फैक्टर, जिसका नाम क्या है? PBr322। क्यों इसका नाम पड़ा PBr322? P डिनोट फॉर प्लाज्मिड, प्लाज्मिड है, दैट्स वाई वेक्टर है। Br डिनोट फॉर, Br से दोनों साइंटिस्ट का नाम, बॉलिवर एंड रॉड्रिगेज। ठीक, 322 डिनोट क्या करता है? डिस्टिंग्विश प्लाज्मिड फ्रॉम अदर इन द सेम लेबोरेटरी। मतलब इन लोगों ने बहुत सारा प्लाज्मिड बनाया था लेबोरेटरी में, तो जैसे जैसे उस बैक्टीरिया से बनाया था प्लाज्मिड, वैसे वैसे उसका नेमिंग दिया था। तो उस लेबोरेटरी में PBr325 भी बना था, PBr327, मतलब जैसे जैसे वो बन रहा था वैसे वैसे उसका नाम रखते दिया जा रहा था। ठीक, तो दैट्स वाई तुम लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री में बहुत सारे किंग के नाम के आगे बहादुर शाह जफर फर्स्ट, बहादुर शाह जफर सेकेंड आता है ना, तो वो लोग अपना नाम चेंज नहीं किया, बस नंबरिंग चेंज कर दिया। तो जस्ट लाइक दैट, सेम बाप के बेटे थे, दैट्स वाई ऐसा हुआ। तो यहाँ पर वही है। तो ये दोनों भी प्लाज्मिड ही है, ये वो भी इन्हीं 2 साइंटिस्ट लोगों ने बनाया, सेम ही लेबोरेटरी में बनाया, इसलिए नेमिंग करते वक्त बस नंबर चेंज कर दिया। तो ये जो 322 है ये वाइडली यूज होता है, ये दोनों उतना यूज नहीं होता है। तो क्यों नाम पड़ा, समझ में आ गया? ठीक, अब इस वेक्टर के बारे में देखो, यहाँ है ये वेक्टर PBr322 जो आर्टिफिशियली वेक्टर बनाया गया था, वो यही। इतना सारा चीज उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है उस वेक्टर के अंदर। क्यों इंट्रोड्यूस किया गया इतना सारा चीज? कि आराम से मेरा मन चाहा जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर अटैच हो, अटैच होने के बाद उसको बाहर से कोई इन्वायरमेंट, मान लो कोई भी बच्चा पैदा होता है या कोई भी चीज़ बनाना होता है तो एहतियात रखना पड़ता है। यस और नो? कोई चीज़ बनाना है तो एहतियात रखना है ना, चाहे खाना ही बनाओ तो बनाने के वक्त थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। मसाला थोड़ा ज़्यादा भुजा गया, नमक थोड़ा ज़्यादा पड़ गया, जल गया तो फिर सारा खाना खराब हो जाएगा। जस्ट लाइक दैट, कोई बच्चा पैदा भी हो रहा है तो उसका ख्याल ज़्यादा रखना पड़ता है। जब बड़ा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, एक तबाक मार भी दिए तो गिर गया फिर ठीक हो जाएगा, ठीक, कोई इशू नहीं है। लेकिन छोटा बच्चे को तो ऐसा नहीं ना करता है कि उठा के फेंक दिए, उसको ख्याल रखना पड़ता है। बारिश में भी ख्याल रखो, ठंडे में भी ख्याल रखो, गर्मी में भी ख्याल रखो। बहुत मेहनत से आप लोग पलाए हैं, इसलिए कोशिश करिएगा अपने माँ बाप को खुश रखिए, पढ़िए उड़िए बढ़िया से, पढ़ने यहाँ आए हैं तो देखो पहले और समझ में नहीं आता है, लेकिन अभी किसी छोटे बच्चे को देखो कितना तंग करता है सब, रात का नींद उड़ा देगा सब, दिन का चैन उड़ा देगा सब बच्चा। ऐसा किए नहीं है कुछ, यहाँ थोड़े हुआ है, लोग एग्जाम्पल नहीं देखता है घर में। अरे सर, आपकी भी तो अभी तो पहले रियलाइज नहीं होता था, लेकिन अब देखता है इंसान तो रियलाइज हो जाता है कि हाँ भाई इतना तकलीफ है, अब खाना नहीं खा रहा है तो उसके लिए प्रॉब्लम है, ज़्यादा गर्मी हो गया, दाना निकल गया तो प्रॉब्लम है, बहुत सारा बच्चे को प्रॉब्लम है। बहुत मेहनत से प्लान है आप लोग, ठीक। तो ये भी हमारा वही चीज़ है। अब किसी जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी दूसरे प्लाज्मिड में अटैच करवा रहे हैं, फिर उसको किसी होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो पकड़ के थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देंगे, है वैसा तो है नहीं,
टेक्निक से इंट्रोड्यूस कराएंगे, इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, फिर उसके अंदर अब किसी होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कराएंगे, हमारे बॉडी के अंदर कोई चीज़ इंट्रोड्यूस होगा तो हमारा बॉडी तो रिएक्ट करेगा ना जी, और उसको अपने अंदर इंट्रोड्यूस होने नहीं देगा, क्योंकि दूसरा चीज़ साथ में लेकर आ रहा है, फॉरेन चीज़ लेकर आ रहा है, तो बॉडी हो सकता है उसको मार दे हमारा बॉडी, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी। तो सेम चीज़ होता है जब हमारे अंदर भी ट्रांसप्लांटेशन होता है, लीवर का ट्रांसप्लांटेशन हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट होता है, तो बहुत बार फेल कर जाता है, बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता, करता भी है तो बहुत सारा दवा चलाना पड़ता है, तो बॉडी एक्सेप्ट करता है उसको, वो भी बहुत कम साल एक्सेप्ट करता है, किसी ने कर दिया, कोई रिलेटिव दे दिया, कोई अपना खून दे दिया तो चलो ठीक है, वरना पहले तो डोनर ढूंढो, डोनर से फिर मैच कराओ किडनी, जब पूरा तरीके से मैच हो जाए तो फिर इंट्रोड्यूस करा दो, किसी के बॉडी में ट्रांसप्लांट करा दो, उसके बाद भी बहुत सारा दवा चलाना पड़ता है, बहुत सारे इन्फेक्शन से बचना पड़ता है, वरना फिर आपका बॉडी उसको फेल कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, फिर वो ख़राब हो जाएगा, फिर निकालना पड़ेगा। तो अब इतना सारा चीज़ करा रहे हैं तो हमको जो प्लाज्मिड का यूज़ कर रहे हैं, जिस गाड़ी का यूज़ कर रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए, दैट्स वाई ये बनाया गया PBR322। ये एक ऐसा प्लाज्मिड है, एक ऐसा वेक्टर है जिसके अंदर वो सारा चीज़ हमने इंट्रोड्यूस कराया जो कि एक जीन ऑफ इंटरेस्ट का कॉपी भी कर सके और उसको नुकसान नहीं पहुंचाए। ठीक, अब जो हमारे पास वेक्टर है उसमें क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, जैसे एक अच्छे इंसान में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, थोड़ा बताओ तो तुम लोग, एक अच्छे इंसान में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, बताओ अब्दुल्ला। अच्छा इंसान होगा तो एक क्वालिटी बताएगा, इखलाक अच्छा होना चाहिए, और इधर साइड से रिस्पेक्ट, क्या क्या बोल रहा है। एक अच्छा इंसान के क्राइटेरिया देखे तो एक अच्छे और बुरे इंसान के क्राइटेरिया में क्या क्या हो सकता है। जो अच्छा इंसान होगा वो ईमानदार होगा, सबसे पहला चीज़। दूसरा चीज़ झूठ नहीं बोलता होगा, ठीक। तीसरा चीज़ लड़ाई झगड़ा उतना नहीं करता होगा। चौथा चीज़ चुगली नहीं करता होगा, ठीक। ये एक अच्छे इंसान की खूबी है। आज जो थोड़ा बनच्चर टाइप होगा, ये थोड़ा ख़राब होगा, उसका क्या क्या क्वालिटी हो सकता है, क्वालिटी है ना, हर बात पे झगड़ा करने को रेडी रहेगा, चढ़ा देगा उसको उसके खिलाफ, चुगली करने में आगे रहेगा, गाली देने में आगे रहेगा, ठीक। ईमानदारी 1% नहीं है, ठीक। तो ये है खराब इंसान की खूबी, अच्छे इंसान की खूबी। तो खूबी हर किसी की होती है ना, तो हर किसी क्राइटेरिया फिक्स है। हाँ, तो वैसे ही जो वेक्टर यूज़ कर रहे हैं हम लोग कि हमारा वेक्टर, हाँ, इतने मेहनत से हम जो जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाले थे उस डीएनए को अपने ऊपर बैठाएगा मेरा वेक्टर, फिर उसको किसी होस्ट के अंदर लेकर जाएगा मेरा वेक्टर, उस होस्ट के अंदर ले जाके हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट को कॉपी बनाएगा मेरा वेक्टर। तो मेरा जो वेक्टर होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इतना क्वालिटी होना चाहिए वेक्टर के अंदर, ठीक। पहला क्वालिटी क्या है, पहला क्वालिटी क्या है, ओरी। देखो यहाँ पे ओरी दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है ओरी। ओरी सब कुछ जानता है। ओरी को क्या बोलता है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। क्या होता है ओरी से, हम जाने थे जब रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए पढ़ रहे थे, उसमें एक पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन होता है, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। और वो क्या करता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो कॉपी बनाता है, 1 से 2 डीएनए। जितना ज़्यादा ओरी होगा उतना ज़्यादा कॉपी बनाएगा, यस और नो, क्योंकि वो एक साइट है कॉपी बनाने का। तो किसी भी वेक्टर के अंदर अगर 1 से ज़्यादा ओरी रहेगा तो वो वेक्टर उतना ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेगा किसी बॉडी के अंदर, यस और नो। और जितना ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेगा हम लोग को उतना ज़्यादा हमारा कॉपी मिलेगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो हो गया ओरी। सेकेंड क्या होना चाहिए किसी भी वेक्टर के अंदर, सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। सेलेक्टेबल मार्कर क्या है, तो हेल्प इन सिलेक्टिंग होस्ट सेल विच कंटेन वेक्टर। मतलब कि मानो हमको बुखार हो रहा है, बुखार का दवा खा रहे हैं तो ठीक हो जा रहा है, फिर बुखार चढ़ जा रहा है, रात में बुखार ज़्यादा लग रहा है, ठंडा लग रहा है, बॉडी थरथरा भी रहा है, तो दवा खा रहे तो ठीक हो जा रहा है, लेकिन फिर वैसा हो जा रहा है, 3-4 दिन से यही चल रहा है। तो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, लग रहा है टाइफाइड हो गया, लग रहा है डेंगू है, लग रहा है मलेरिया है, तो टेस्ट कराते हैं। तो जब टेस्ट कराते हैं तो क्या पता चलता है, हमारे ब्लड स्ट्रीम का टेस्ट होता है। तो जो हमारे ब्लड को टेस्ट करते हैं तो देखते हैं क्या कि हमारे ब्लड के अंदर
वो वाला बैक्टीरिया या वो वाला वायरस मिल रहा है। जब पाया गया इसका मतलब कि हाँ आपको डेंगू है, डेंगू वाला मिला तो, या आपको मलेरिया या आपको टाइफॉइड या आपको कोई भी बीमारी दूसरा होगा तो ठीक क्लियर। तो मानो हम अपने वेक्टर के अंदर अपना डीएनए इंट्रोड्यूस करा के उसको किसी होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिए, ठीक है। अब वो जो होस्ट है वो रिप्रोड्यूस किया और अपना दो और बना दिया प्रोजेनी। अब इस दोनों के अंदर हमारा मन चाह होना चाहिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो कैसे देखेंगे? ऊपर से तो दिखेगा नहीं ना दिखेगा, तो कैसे दिखेंगे? अब उसको पहचानने के लिए कि हाँ इन दोनों जो रिप्रोड्यूस होके आया, इन दोनों के अंदर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट आया है कि नहीं, मेरा सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं का, वो करने के लिए क्या होना चाहिए? हमारे वेक्टर के पास सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए कि जिससे कोई केमिकल डाले हम इन दोनों के अंदर, तो अगर किसी के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं आया तो वो केमिकल रिएक्ट ना करे, और किसी के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया तो वो केमिकल रिएक्ट करे। तो ऐसा अगर हो गया तो हम लोग समझ जाएंगे कि हमारा काम सक्सेसफुल हो गया और हमारा काम हो गया। और नहीं अगर रिएक्ट किया वो केमिकल इसके अंदर डाले तो समझ जाएंगे कि हम जो किए हैं वो नहीं हुआ, फिर से वो चीज़ दोबारा शुरू करेंगे। इसलिए कोई भी वेक्टर के अंदर क्या होना जरूरी है? सेलेक्टेबल मार्कर होना जरूरी है। तो देखिए यहाँ दो सेलेक्टेबल मार्कर, एक एम्पिसिलिन और एक टेट्रासाइक्लिन, दोनों क्या है? एक तरह का, दोनों एक तरह का क्या है? एंटीबायोटिक है। क्या है? एंटीबायोटिक है। ये क्या करता है? अब देखो यहाँ इसको गौर से देखो, ये है क्या? रोप। ये एक तरह का प्लाज्मिड है। क्या है? प्लाज्मिड है। ये ऐसा दिख रहा है, एक्चुअल में ऐसा है, ठीक है। ऐसा है, ऐसा है एक्चुअल में, ठीक है, प्लाज्मिड है। ये वाला पोर्शन पे मान लो कोडिंग किया हुआ है किसका? रोप का। किसका? रोप का। रोप क्या है? एक ऐसा प्रोटीन है जो कि डीएनए के जो इसके रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, मतलब ये जब 1 से 2 में डिवाइड करेगा उसमें हेल्प करेगा, ठीक। ये रोप है। रोप के पास हम लोग एक एंडोन्यूक्लियस का साइट दे दिए, PUB सेकेंड। ये यहाँ एक एंडोन्यूक्लियस का साइट है। अगर ये वाला एंडोन्यूक्लियस इसके अंदर डालेंगे तो वो कहाँ से कट करेगा? इसको यहाँ से कट करके इसको हटा देगा, ठीक है। आगे जाएंगे, यहाँ पे कौन सा है? पॉइंट ऑफ ऑरिजिनेशन, मतलब यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, ये 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको मदद कौन करेगा? इसलिए रोप मदद करेगा, एक तरह का प्रोटीन। आगे बढ़ेंगे, ये वाला जो प्लाज्मिड का साइट है वो किसके लिए कोडिंग है? यहाँ पे 2 तरह का कोडिंग है, 3 तरह का है। यहाँ पे 2 एंडोन्यूक्लियस का कोडिंग है, PUB सेकेंड एंड PHT फर्स्ट एंड फर्स्ट। और साथ में क्या है? यहाँ पे किसका कोडिंग है? एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक का कोडिंग है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, इस वाले एरिया पे 3 एंडोन्यूक्लियस आके कट कर सकता है, EcoR1, CLA1 और HIND3, तीनों का यहाँ रिकॉग्निशन साइट है, ठीक। इधर आएंगे तो इधर एक और एंटीबायोटिक का रिकॉग्निशन साइट है, कौन? टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का। और साथ में उसके ऊपर कौन सा एंडोन्यूक्लियस है? PAMH1। कौन है? PAMH1। और साइड में क्या है? SAL1। अब देखो होता क्या है, अब हमको जो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच करवाना है वो या तो यहाँ कराएंगे, नहीं तो यहाँ कराएंगे। अगर यहाँ कराएंगे तो BAMH1 एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इसके अंदर देंगे। जैसे ही देंगे वो एंजाइम वो इस पोर्शन को काट के हटा देगा, इस पोर्शन को कट करके हटा देगा। तो जब ये वाला पोर्शन कट करके हट गया तो यहाँ पर कौन आके अटैच हो जाएगा? हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आके अटैच हो गया, तो यहाँ हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आके अटैच हो गया। अब इस वेक्टर को किसी होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिए। अब वो जो होस्ट है वो रिप्रोड्यूस किया तो ये भी रिप्रोड्यूस किया। अब देखना है क्या कि जो होस्ट रिप्रोड्यूस किया है उसके अंदर हमारा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए सही से बना है या नहीं बना है। तो उसके लिए कैसे करेंगे? तो ये हमारा आर्टिफिशियल था। अब क्या करेंगे? उसके अंदर एक केमिकल डालेंगे। कौन सा केमिकल डालेंगे? मान लो ये ई कोलाई है, इसके अंदर ये वाला वेक्टर चला गया है, ये वाला वेक्टर चला गया है। इसके अंदर अब डालेंगे हम लोग कौन सा केमिकल? इसके अंदर डालेंगे एम्पिसिलिन। क्या डालेंगे? एम्पिसिलिन। क्या डालेंगे? एम्पिसिलिन। जब एम्पिसिलिन इसके अंदर डालें इस लिक्विड के अंदर तो क्या ये बचेगा कि नहीं?
बचेगा कि मर जाएगा? बचेगा या मर जाएगा? बचेगा या मर जाएगा, कैसे पता चलेगा? देख, ये इक्वलाई था, इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया अपना हम वेक्टर, इंट्रोड्यूस कर दिए। अब हमको पता है हम वेक्टर के अंदर क्या किए हैं, तो बैम H1 दिए हैं, जिससे जो टेट्रासाइक्लिन का यहाँ जीन लगा हुआ था वो हट गया है और उसकी जगह हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए अटैच हो गया है। तो अब ये जो हमारा वेक्टर है वो सिर्फ अब एक ही एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंट कर सकता है, किससे? एम्पिसिलिन से। मतलब इसको अब एम्पिसिलिन देंगे इसके अंदर एंटीबायोटिक तो वो उससे लड़ सकता है, लेकिन अगर इसके अंदर हम टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक देंगे तो लड़ सकेगा क्या? नहीं लड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो टेट्रासाइक्लिन से लड़ने वाला जीन था वो हट गया, इसके जगह हमारा रिकॉम्बिनेंट, इसके जगह हमारा मनचाहा जीन लग गया। ठीक, तो अब इसके अंदर अगर हम लोग एम्पिसिलिन वाला अगर हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे केमिकल, तो वो कोई हम लोग को डिफरेंस नहीं देगा। साफ साफ दिख रहा है कि एम्पिसिलिन इसके पास भी है तो वो लड़के खराब नहीं होगा। लेकिन अगर इसके अंदर हम लोग टेट्रासाइक्लिन वाला अगर एंटीबायोटिक के मीडियम में रखेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसके पास टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक से लड़ने के लिए कोई जीन नहीं है। क्यों नहीं है? पहले था लेकिन अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग अपना एंडोन्यूक्लियस से इस पोर्शन को काट के वहाँ पे अपना दूसरा जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा लिए। तो इससे हम लोग को पता चल जाता है, ये सिलेक्टेबल मार्कर हो जाता है। इससे हम लोग क्या पता लगा लेंगे कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच है कि नहीं है, पता लगा लेंगे, क्योंकि एक मार्कर हमारे पास है। ठीक, तो वही है सिलेक्टेबल मार्कर, वही है क्या? सिलेक्टेबल मार्कर। क्लियर हो गया? ठीक, ये चीज़ यहीं तक रहने दो।